29 मार्च की वो दर्दनाक रात, जहां वाराणसी में बड़ा ही खौफनाक, बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला निकल के सामने आता है। जहां एक लड़की के साथ लगभग 7 दिन और 23 दरिंदे हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं। बाकी जब इसका खुलासा होता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। और सोशल मीडिया के जरिए, तमाम न्यूज चैनलों के जरिए आप लोगों ने सुना भी, देखा भी। बाकी इस कहानी की शुरुआत तो मैंने आप लोगों को बताई। आप लोग कई जगह न्यूज चैनलों पे देखा भी। बाकी इस कहानी में मोड़ तब आता है जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दौरे पे आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। तो आखिर उस दिन होता क्या, इसको पूरा जानते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस रिपोर्ट को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी हैरान कर देने वाली। साथ ही इसमें दोष किसका दिया जाए। मैंने इस रिपोर्ट पे एक वीडियो और डाली थी, कई लोगों की राय भी आई, कई लोग कमेंट भी किए और सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी इसमें। कोई लड़की का दोष बता रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से गई, अगर जो लड़की नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता। कई लोग लड़के जितने थे इनको दोषी माने। अलग अलग तरह से अलग अलग सबने राय दी। बाकी असल में होता क्या है, दरअसल 29 मार्च की शाम को जो लड़की वो अपने घर से निकलती है अपने काम के लिए, अपने माँ से कहती है कि मैं जा रही हूँ, वो स्पा सेंटर में काम करती, चली जाती। रात गुजरती, सुबह होती, इधर सुबह लड़की आ जाती है घर पे, बाकी उस दिन आती नहीं। माँ को लगता है कि हो सके लगन का समय चल रहा है, ये तमाम त्योहार का समय चल रहा है, काम ज्यादा होगा इसलिए लड़की आई नहीं। अक्सर काम ज्यादा होता था, 1-2 दिन घर नहीं आती थी। अब माँ को ऐसा लगता है, वो अपने कामकाज में लग जाती है, घर वाले भी अपने कामकाज में लग जाते हैं। अक्सर ऐसा होता था कि लड़की घर नहीं आती थी, कभी 2-3 दिन के लिए रुक भी जाती थी। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, घर वालों की चिंता बढ़ जाती है कि ना कोई फोन आ रहा है, ना ही कोई खबर आ रही और ना ही घर आ रही। बाकी कहते हैं कि जहां तक लड़कियों की बात की जाए, मामला सेंसिटिव हो जाता है। घर वाले सोचने लगते हैं, लोक लाज की चिंता सताने लगती है। लोग ये सोचते हैं कि आस पड़ोस के लोग कहीं हमारे पे उंगली ना उठाए। अब वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, बाकी इधर लड़की घर नहीं आती। पता भी करने की कोशिश भीतर भीतर होती, बाकी कुछ लड़की का आता पता है नहीं। घर वाले बड़े परेशान। अब घर वाले थाने में जाते हैं, अपने नजदीकी थाने में जाते हैं, लड़की के बारे में बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा है कि लड़की काम पे गई है। और वो लोग बताते भी है कि अक्सर 2-3 दिन के लिए वो कभी काम से वापस नहीं आती। पुलिस वाले इस पे कहते भी हैं कि हो सके आ जाए, किसी काम से फंसी हो। मामला ही खत्म हो जाता है। बाकी जब 6 दिन का वक्त गुजर जाता है, इधर घर वालों की चिंता बड़ी बेकरारी से उसका इंतजार। जैसे ही लड़की 7वें दिन घर पहुंचती है, घर वालों का गुस्सा लड़की पे टूट पड़ता है। घर वाले तमाम वो सवाल करने लगते हैं लड़की से कि तुम कहाँ थी, तुमको ऐसा ही करना है तो काम छोड़ दो। जबकि लड़की खुद से घर की जिम्मेदारी उठाती थी, अपनी पढ़ाई की फीस भरती थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती थी, साथ में वो स्पोर्ट की तैयारी भी करती थी। सपने बड़े थे, हौसलों की उड़ान भरी थी। बाकी इस उड़ान के बीच अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब घर वालों के सवालों के बौछार के आगे लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगता है। लड़की बड़ी बदहवास सी, बड़ी हैरान सी, क्योंकि जो उसके ऊपर बीता रहता है सिर्फ वो ही जान रही थी। अब एक एक बात कह के सुनाने लगती है। जो लड़की का पिता है वो बात सुनते ही अचेत हो जाता है। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बीपी बढ़ी हुई होती है, इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद लोग थाने पहुंचते हैं और जब थाने पहुंचते हैं, इस मामले को सुनाते हैं, तो पुलिस वाले
इस एफआईआर को दर्ज तो करते हैं पर इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। अब धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया पे पहुंच जाती है। अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे पूरे सोशल मीडिया पे पूरी तरह से तैरने लगती है। और जब तैरने लगती है तो इसमें अब कानून व्यवस्था थरथराने लगती है और साथ ही इसमें पॉलिटिक्स भी होने लगता है। दरअसल 29 मार्च को जब ये लड़की जाती है, इसकी शुरुआत असल यहीं से होती है। 29 मार्च को जब जाती है तो जब वो जाती है तो उसका दोस्त मिलता है, उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम राज होता है। राज उससे कहता है कि ऐसा है कि आज तुम मेरे साथ चलो, एक होटल का पता बताता है। अब चूंकि आप लोग कहेंगे कि लड़की अपने मर्जी से गई, तो यहाँ दोनों ज्यादा दिनों से एक दूसरे को जान रहे थे, एक दूसरे पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, राज पे भरोसा करती थी, राज को बॉयफ्रेंड बनाई थी। अब राज के कहने पर होटल पहुंचती जहां दोनों फिजिकल होते। अब दोनों जब इस काम से निवृत्त होते हैं, खाली होते हैं, तो लड़की कहती है अब मैं चलूं। तो राज कहता है कि अभी ऐसे कैसे जाओगी, अभी तुम्हें नहीं जाना। ऐसा है कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उन्हें भी तुम्हें खुश करना है। लड़की कहती है कि मैं गर्लफ्रेंड तुम्हारी हूं और तुम ऐसा करे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी। राज कहता है कि ज्यादा चू चपड़ ना करो। मोबाइल फोन निकालता है, तुरंत उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसी की अश्लील वीडियो रहती, लड़की की न्यूड वीडियो रहती। वो डर जाती है कि कहीं ये वीडियो लीक हो गया तो हमारी लोक लाख चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी, घर वाले कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। रुक जाती है। कुछ देर के बाद दो लड़के आते हैं, एक का नाम समीर और एक का नाम आयुष, और वो भी इस लड़की के साथ फिजिकल होते हैं, इसका रेप करते हैं इसके बिना मर्जी के। अब जब दोनों फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, ये तीन हो गए, तीनों बारी बारी से अब इसके साथ इसका शारीरिक शोषण करने लगते हैं। लड़की जब थकने लगती है तो ये एक उपाय करते हैं कि इसको ड्रग्स दे देते हैं। अब जब ड्रग्स दे देते हैं, इसके बाद अब यहीं से उस लड़की को अब और लोगों के सामने परोसते हैं। अब ऐसे कई लोग आते गए और कई लोग इस लड़की के साथ हैवानियत, दरिंदगी, जितना इनकी आग ठंडी ना हो जाए तब तक ठंडी करते रहते हैं। अब यहीं और लोग भी आते हैं कि सुहेल, अनमोल और दानिश। लड़की ड्रग्स के नशे में, कुछ होश में कुछ बेहोश में। अब इसके साथ हैवानियत होती रहती है, शरीर का होश नहीं, कपड़े का ख्याल नहीं। अब इसको एक कैफे में ले जाते हैं, कॉन्टिनेंटल कैफे, और वहां जब ले जाते हैं तो एक कैफे जिसका होता है वो अनमोल यानी अनमोल गुप्ता का होता है। जब वहां ले जाते हैं तो ये अब लगातार उस लड़की के साथ, दिन हो या रात हो, लगातार इसको प्रताड़ित करते रहते हैं, इसको नोचते रहते हैं, खसोटते रहते हैं। लड़की को कुछ ख्याल नहीं कि उसके साथ हो क्या है, वक्त गुजरते रहता है और इस वक्त के साथ ये दरिंदे उसे नोचते रहते हैं। लगभग 6 दिन का वक्त गुजर जाता है। जब इनको लगता है कि लड़की बदहवास हो गई, अब उसको ये लोग फेंक देते हैं। लड़की किसी तरह होशो हवास में जब आती है, अपने घर पहुंचती है तो घर वालों का गुस्सा, और जब लड़की को लेकर थाने जाया जाता है तो कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं, कोई इस पे एक्शन नहीं। आखिर उस लड़की को इंसाफ मिले तो मिले कैसे। अब ये तो सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हैं, तमाम न्यूज चैनलों के जरिए तमाम लोग सुना रहे हैं अपने अपने हिसाब से, चाहे छोटे मीडिया कर्मी हो या बड़े मीडिया कर्मी हो, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले। दरअसल इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है, मोड़ तब आता है जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी के दौरे पे आते हैं। सोशल मीडिया पे सारी बातें सबको पता, क्या कोई मंत्री और क्या कोई छोटा बच्चा, सबको ये बात पता हो जाती है कि किस तरह वाराणसी में गैंगरेप हुआ। तेज दरिंदों ने एक लड़की को 7 दिनों तक नोचते रहे, खसोटते रहे। अब जब प्रधानमंत्री के आवागमन की सूचना जब मीडिया कर्मियों को मिलती है तो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और इस पे अब माननीय प्रधानमंत्री से जब पूछते हैं तो
यहाँ पुलिस अब चौकन्ना होती, और जब चौकन्ना होती तो एक ऐसा राज खुल के सामने आता है, एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा होता है, जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे ऐसे तीर्थ स्थली पे, एक ऐसे जगह पे जहां पे देश विदेश से टूरिस्ट, देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, वहां पे इतना घिनौना काम चल रहा था। आखिर इसमें जितनी गलती वहां के लोगों की है, उससे कहीं ज्यादा गलती अगर जो किसी की है तो प्रशासन की है। प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना होती रही, प्रशासन तमाशा देखता रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल अगर जो अनमोल की बात की जाए तो इसमें जो अनमोल है उसका बहुत बड़ा रोल है। अनमोल जो कि साल 2018 में वो थाना सिगरा में एक ठेला लगाया करता था, एक चौमिंग, और वहां पे लड़के लड़कियां आते, खाते पीते, और उसका बिजनेस कुछ ऐसा चलता है कि चौमिंग के ठेले से वो एक कैफे डाल देता है, और कैफे भी किस्मत अच्छी, कहते हैं कि ऊपर वाले मेहरबान हो जाते हैं तो एक गधा भी पहलवान हो जाता है। अब वही हाल अनमोल का हो जाता है, कैफे चल पड़ता है, और जब कैफे चल पड़ता है तो पैसे आने लगते हैं। बाकी तभी वो कुछ उसके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पकती है कि अगर जो इस कैफे से बड़े आदमी तक का सफर तय करना है, रसूख वाला बनना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब वो कुछ लड़कियों को नशीला पदार्थ उसी कैफे के आड़ में देने लगता है, और जब नशीला पदार्थ देने लगता है तो उन्हीं लड़कियों में से वो संबंध किसी से बनाता है, किसी से दूसरों से पैसे लेके संबंध बनवाता है। वैसे सिलसिला चलते रहता है, उनकी वीडियो बना लेता है, उनको या तो उनकी मर्जी से बनवाता है, या तो उनको ब्लैकमेल करके ऐसा काम करने के लिए राजी करता है। अब एक तरह से सेक्स रैकेट का काम बड़े धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे क्या वाकई प्रशासन को कोई खबर नहीं थी? क्या वाकई प्रशासन को कुछ पता नहीं था अनमोल के बारे में? जबकि ऐसा काम अगर जो जिस इलाके में हो, जरूर किसी ना किसी को खबर लग जाती है। और जहां वाराणसी की बात कर जाए तो हर चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी होती है, उनकी निगाहें मानो हर एक तिनके पे है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां हर एक चीज जांच के परख के होती है। वहां पे इतना बड़ा कांड होता रहा था, इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं। अब यही इस लड़की के साथ होता है। जब ये लड़की इनके हाथ लगती है, और अक्सर ये उसी तलाश में रहते कि कौन सी लड़की मिले जो स्पा सेंटर में काम कर रही हो, या कोई ऐसी जगह पे काम कर रही हो जहां से कि लड़की आराम से मिल जाए। पहले तो उस लड़की को ड्रग्स की आदत लगाते, फिर वो जब नशे में हो जाती तो उसके साथ संबंध बनाते, उसका वीडियो बनाते, फिर उसको दिखा के ब्लैकमेल करते। कुछ तो अपनी मर्जी से पैसों के लिए इस काम में उतर जाती है, और कुछ तो अपनी नामर्जी रहते हुए अपनी इज्जत, अपनी लोक लाज बचाने के चक्कर में इसमें शामिल हो जाती है। वक्त गुजरते रहता है। बाकी इस लड़की के साथ जो हैवानियत होती रहती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और हद तो तब पार हो जाती है जब 7 दिन तेज दरिंदे नोचते रहते हैं, खसोड़ते रहते हैं। लड़की को ना ही चीखने की इजाजत होती है, ना ही चिल्लाने की इजाजत होती है, ना ही कुछ कहने की इजाजत होती है, ना ही कुछ बोलने की, रोकने टोकने की, किसी चीज की इजाजत ना। बस शरीर को परोसते रहो और वो दरिंदे नोचते रहे, खसोड़ते रहे, चलता रहता है। बाकी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जब इस मामले को अपनी जानकारी में लेते हैं, और जब पुलिस वालों को अलर्ट करते हैं, जब इस पे गहनता से जांच होती है, तो कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। कई लोग पुलिस के गिरफ्त में भी हैं। पर अभी क्या ये यही तक है, या इस रैकेट का मामला आगे तक भी है? और जहां तक अनमोल की बात की जाए तो अनमोल ना सिर्फ वाराणसी बल्कि अलग अलग शहरों में, यहां तक कि ये कोलकाता तक, बंगाल तक, ये अलग अलग राज्यों तक, मुंबई तक, दिल्ली तक, तमाम जगहों तक इसकी लिंक की जानकारी हो रही है कि तमाम जगहों पे लड़कियां सप्लाई करता था, अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों को, अच्छे अच्छे रसूखदार लोगों को, और यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं को भी लड़कियां देता था। तो क्या इसे वाकई कोई नहीं जानता था कि ऐसा काम हो रहा है? और लोग जानते थे तो ऐसा हो क्यों रहा था?
ये तमाम सवाल हैं। क्या आप लोग इस सवाल पे सहमत है तो अपने सवाल उठाइए, और आप लोग भी इस लड़की को इंसाफ दिलाने में अपनी मदद करिए, अपनी सलाह दीजिए, अपनी राय दीजिए, तभी इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा। सारे इन दरिंदों को कौन सी सजा मिले। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर जो कोई इसमें अपडेट नहीं होती तो मैं आप लोगों तक जरूर आऊंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।